गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग का टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में हम लोग पहला देखे थे साहित्यिक स्रोत, और अभी हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग डिटेल से समझेंगे, आर्चालॉजिकल सोर्सेस को हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है वैसी सामग्रियां जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो एक्सकावेशन से प्राप्त हुई हैं। एक्सकावेशन मतलब होता है खुदाई। अब खुदाई से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, इसके लिए दो मेथड अपनाया गया है। खुदाई का दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। एक होता है इस प्रकार से लंबवत मेथड। लंबवत का मतलब होता है लंबा। लंबवत देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से लंबाई रहेगा ऐसे, यानी कि जमीन के अंदर जो खुदाई करने का प्रोसेस है वो इस प्रकार से नीचे की ओर ऐसे जाएगा। जैसे कई स्थल हैं जिनका खुदाई हुआ है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में एक जगह है भीम बेटका। भीम बेटका, भीम बेटका या भीम बेतका, यह मध्य प्रदेश में एक जगह है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यहां एक चट्टान मिला है और चट्टान पर कुछ वैल, तेल से बना हुआ पेंट मिला है। वैल पेंटिंग मिला है, तेल से बनी हुई आकृतियां, वैल पेंटिंग, राइट। अब इससे क्या अंदाजा लगाएगा इतिहासकार? यह अंदाजा लगाएगा कि उस काल में लोग बहुत अच्छे तरीके का कलर बना पाते थे, और इसका टाइम पीरियड देखा गया तो बहुत पुराना था, यानी प्राक ऐतिहासिक काल का था, प्री हिस्टोरिक पीरियड का था। तो इससे यह अंदाजा लगा रहा है इतिहासकार, और लिखने का कोशिश करेगा कि लोग वॉयल पेंटिंग से यानी पेंट बनाने से परिचित थे, और पेंट बहुत बढ़िया किस्म का बनाया जाता था। तो इस तरीके से एक वर्टिकल खुदाई होती है, इसको हम लोग कहते हैं लंबवत। लंबवत मतलब वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि पुरातात्विक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए खुदाई का क्या मेथड है, क्या तरीका है? तो पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो मेथड है, यह मेथड है लंबवत, यानी वर्टिकल तरीके से, लंबवत तरीके से खुदाई की जाती है। और जो दूसरा तरीका है, सेकेंड तरीका, यह है क्षैतिज तरीका। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल, राइट। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अब एक क्षैतिज तरीका क्या है? क्षैतिज तरीका का मतलब होगा कि यह जो है इस तरीके से ऐसे खुदाई किया जाएगा, ऐसे। तो कई बार क्या होता है, खुदाई करने का जो प्रोसेस है वह ऊपर से ऐसे आएगा, यहां से जमीन खोदेगा, और फिर खुदाई करने के बाद यहां से इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों मेथड इसमें आ गया। देखिए, ए वाला ए बी हो गया और ए वाला बी हो गया। ए वाला मेथड क्या है? लंबवत मेथड हो गया, और बी वाला क्या हो गया? क्षैतिज मेथड हो गया, क्षैतिज विधि हो गया। तो इस प्रकार से इसमें एक्सकावेशन होता है, इस प्रकार से खुदाई होता है। और खुदाई से जो भी सामग्रियां प्राप्त होंगी, इन्हीं सामग्रियों को पुरातात्विक सामग्रियां कहा जाता है। और इन्हीं पुरातात्विक सामग्रियों से हम लोग पूरे इतिहास को लिखे हैं, और वो भी प्रमाणिकता के साथ, प्रमाण देकर। दैट्स क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक आप एक बार फिर से रिवाइज करें, एक बार देखें यहां से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एक बार देखें अगेन। यहां से यह पूछा जाएगा कि
पुरातात्विक स्रोत में खुदाई की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कितनी विधियां हैं? तो आंसर करेंगे 2 विधियां हैं। एक विधि है लंबवत वर्टिकल और दूसरा है क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल। इन्हीं 2 विधियों से, इन्हीं 2 मेथड से इसका एक्सकावेशन होता है, इसका खुदाई किया जाता है। दैट्स क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट। आगे देखते हैं हम लोग। खुदाई में बहुत सारे पॉइंट के अंतर्गत पहला हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सिक्का का। सिक्का का मतलब होता है क्वाइंस, राइट। हम लोग क्वाइंस का स्टडी करने वाले हैं। क्वाइंस मतलब होता है सिक्का। अब जानते हैं क्वाइंस क्या है, सिक्का क्या है और इससे क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। देखिए, खुदाई से कई प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जैसे सोना का सिक्का मिला, चांदी का सिक्का मिला, तांबे का सिक्का मिला। तो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का सिक्का मिला। इससे यह अंदाजा लगाया गया, यह अनुमान लगाया गया कि लोग व्यापार करने के लिए, वस्तु की लेन देन के लिए मुद्रा का उपयोग करने लगे थे। जो धातु का बना हुआ मुद्रा होता था, मेटल का बना हुआ सिक्का होता था। और इस सिक्कों के बन जाने से व्यापार करना बड़ा आसान हो गया। जैसा हम लोग बात किए कि यह जो क्वाइंस है, यह सिक्का है, अलग अलग धातु का बना हुआ है, अलग अलग मेटल का बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का बना हुआ था यह क्वाइंस। क्लियर। तो जी सर, अलग अलग धातु का बना हुआ था, बिल्कुल सही है। अब सवाल है कि जब अलग अलग धातु का बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल का, तो फिर इसका स्टडी कैसे होगा, इसके बारे में कैसे जान पाएंगे कि यह किस काल का सिक्का है। अलग अलग काल का अलग अलग डिजाइन वाला सिक्का मिला हुआ है। तो पुरातत्वविद क्या किए, इसका स्टडी करना शुरू किए, इसका अध्ययन करना शुरू किए। और जो सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का स्टडी, द स्टडी ऑफ द क्वाइंस, यानी कि सिक्कों का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। सिक्कों का अध्ययन। क्लियर। सिक्कों का अध्ययन मतलब क्या कहना चाह रहा है? द स्टडी ऑफ द क्वाइंस। क्वाइंस के बारे में, सिक्कों के क्वाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। और यह जो स्टडी होगा, सिक्कों का अध्ययन, इसको कहा जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स। नोट कर लीजिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, राइट। न्यूमिस्मैटिक्स, आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, राइट। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, यानी सिक्का का अध्ययन। प्रश्न पूछा जाएगा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ द क्वाइंस कॉल्ड। आंसर करेंगे, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। दैट्स क्लियर। जब खुदाई करवाया गया तो कई अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं। और जो सबसे पहला, सबसे पुराना सिक्का मिला है, यह सिक्का उत्तर वैदिक काल का था, पोस्ट वैदिक पीरियड का था, और उसका नाम था रुकम। सबसे पहला सिक्का, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सिक्का जो मिला है उसका नाम था रुकम। और यह रुकम सिक्का चांदी धातु का बना हुआ था, सिल्वर धातु का बना हुआ था। क्लियर। और यह कब मिला है? उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में बना हुआ यह सिक्का हम लोग को प्राप्त हुआ है। पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल का यह सिक्का रुकम, जो चांदी धातु का बना हुआ था, सिल्वर धातु का बना हुआ था। किंतु लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस सिक्का का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत ज्यादा
इस सिक्का के बारे में लोग नहीं जानते थे, बहुत सीमित मात्रा में इसका उपयोग होता था, इसीलिए कई बार इसका ऑप्शन में जिक्र नहीं किया जाता है। तो फिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिक्का कौन था जो फर्स्ट में पता चला, पहली बार प्रचलन में आया, तो उसका नाम है आहत सिक्का। आहत बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन में यही देगा, ए वाला शायद नहीं देगा। आहत सिक्का या आहत सिक्के, प्लूरल कर देंगे तो सिक्के हो जाएगा। आहत सिक्का को इंग्लिश में कहा जाता है पंच मार्क्ड क्वाइंस। नोट कर लेंगे, इंग्लिश थोड़ा याद करना आसान होगा। पंच मार्क्ड क्वाइंस। ये पंच मार्क्ड क्वाइंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिक्का जिसमें कुछ पंचिंग किया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्वाइंस है या सिक्का है और इस पर पंच किया हुआ, कुछ इस प्रकार का डिजाइन पंच किया हुआ है, कुछ ऐसा वृक्ष पेड़ बनाया हुआ है, वृक्ष बनाया हुआ है, पंच किया हुआ है, नदी पंच किया हुआ है, ये माउंटेन पहाड़ बना हुआ है, माउंटेन पंच किया हुआ है, फसल जौ की बाली मान लीजिए पंच किया हुआ है, देख रहे हैं धान की जौ की बाली। तो इस प्रकार से चंद्रमा मून बनाया हुआ है, चंद्रमा बनाया हुआ है, मून बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के जो आकृतियां इस पर बनती थी, इसको हम लोग कहते हैं पंच मार्क्ड क्वाइंस। और सबसे पहली बार प्रचलन में यही मुद्रा आया। बोलिए सर पहले तो आप बताए थे कि रुकम पहले आया जरूर, लेकिन उसकी लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई, लोग उसके बारे में नहीं जान पाए सभी लोग, इसलिए मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा सिक्का किसका उपयोग किए, आहत सिक्के का, पंच मार्क्ड क्वाइंस का। इसीलिए ऑप्शन में यही आएगा और आपको इसी को टिक आउट करना है, आहत सिक्का। वो भरसक ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन अगर लॉजिकली दे दिया तो फिर आपके पास है ही पूरा डीप में नॉलेज। तो आहत सिक्के का प्रचलन हुआ और आहत सिक्का पंचमार्क क्वाइंस पहली बार किस पीरियड में आया, किस काल में आया, तो यह पंचमार्क क्वाइंस वैदिक काल में नहीं आया है, वैदिक काल में आया रुकम। वैदिक काल के बाद एक पीरियड आता है मगध महाजनपद काल, तो आप यहां पर नोट कर लेंगे मगध महाजनपद। मगध महाजनपद काल एक पीरियड है, एक समय है, मगध महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। यह टाइम कब है, 6 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, ईस्वी पूर्व, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व होना बहुत जरूरी है, एक में होगा 6ठी शताब्दी ईस्वी, तो ईस्वी वाला ऑप्शन आपको नहीं करना है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आप करेंगे या फिर 6 बीसी करेंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फिर से एक बार यहां पर मैं रिवीजन कर दूं। प्रथम बार जो लोगों के बीच एक लोक प्रचलित सिक्का आया उसका नाम था आहत सिक्का, पंच मार्क्ड क्वाइंस। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद काल में इसका प्रचलन हुआ, इसकी लोकप्रियता बढ़ी। दैट्स क्लियर। उसके बाद सिक्का में आगे थोड़ा और लेके चलते हैं। आगे चलकर जब हम लोग चलते हैं तो क्वाइंस देखिए, सिक्का, सोने का सिक्का भी मिला है, सोना यानी गोल्ड, सोने का सिक्का। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त काल में मिला है, गुप्त काल में। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछ सकता है उसको हम लोग कोरिलेट करते चलेंगे। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का मिला है, सोने का सिक्का सबसे ज्यादा। यहां पर हम लोग क्या नोट करने वाले हैं, सबसे ज्यादा। आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि सोने का सिक्का सबसे ज्यादा किस काल में प्राप्त हुआ है या किस काल में प्रचलन में था, तो सोने का सिक्का सबसे ज्यादा गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में प्रचलन में था। दैट्स क्लियर।
तो जी सर क्लियर। लेकिन गुप्त काल में एक समस्या क्या आया कि गुप्त काल के समय में व्यापारियों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गया था। और अर्थव्यवस्था खराब होने का एक बहुत बड़ा परिणाम यह निकला कि सोना का सिक्का तो है लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का नहीं है, बल्कि अंदर में इसमें चांदी मिला हुआ है। तो बाहर से सोना का प्लेट है, सोना का सिक्का है, और अंदर में इसमें सिल्वर डाल दिया, अंदर में इसमें चांदी डाल दिया, राइट। तो अंदर से चांदी का कवर है, यानी 80%, 80% चांदी और 20% बाहर से सोना लगा दिया। क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि राइट या रॉन्ग, तो बोलेंगे सर तो रॉन्ग है। गुप्त काल में सोना का सिक्का सबसे ज्यादा चला, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का नहीं चला, बल्कि एक मिलावट वाला सिक्का चला। क्या चला? मिलावट वाला सिक्का। किस चीज का मिलावट है? मिलावट का सिक्का। किस चीज का मिलावट है? तो बोलेगा सर सोना का मिलावट है, इसमें गोल्ड का मिलावट है, प्लस चांदी का मिलावट है, सिल्वर का मिलावट है। यानी सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर दोनों का मिला हुआ इसमें रूप है। गुप्त काल में जो इस सिक्का चला, इस सिक्के का नाम था दिनार। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दिनार, DINAR, दिनार। दिनार पूछेगा कि दिनार क्या था, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, तो हम लोग बोलेंगे दिनार एक सोने का सिक्का था, या फिर बोलेंगे दिनार शुद्ध सोने का सिक्का नहीं था। जैसा भी ऑप्शन दे, यह एक प्रकार का सिक्का था दिनार। जो दिनार सिक्का कब चला? गुप्त काल में चला। और यह जो सिक्का है गुप्त काल में, यह मिलावट वाला सिक्का है, शुद्ध सोने का सिक्का नहीं है, प्योर गोल्ड का सिक्का नहीं है। क्लियर। दिनार समझ में आ गया। शुद्ध सोना का सिक्का पर बात करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, गुप्त काल से पहले, गुप्त काल से पहले एक काल है, उसका नाम है कुषाण काल। एक वंश था कुषाण वंश। तो कुषाण काल हम लोग कह दे रहे हैं, कुषाण पीरियड। और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं मौर्य के बाद का है, मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले है। तो इसको हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल। कभी कभी ना लॉजिक से प्रश्न दे देता है केवल वर्ड टेढ़ा करके, तो उस वर्ड को जानना बड़ा जरूरी होता है कि आखिर है क्या। तो एक्चुअली मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ क्या? मौर्योत्तर काल का मतलब हो रहा है मौर्य और तर माने बाद। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इसको लिखा जाएगा पोस्ट मौर्यन इंपायर। क्या लिखेंगे हम लोग? पोस्ट मौर्यन इंपायर, राइट। इस तरह से लिखेंगे पोस्ट मौर्यन इंपायर, मतलब मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्य के बाद का टाइम पीरियड, मौर्य के बाद का समय। तो मौर्य के बाद के समय में एक वंश चल रहा था, कुषाण डायनास्टी, कुषाण वंश। और कुषाण वंश का एक राजा था, इसका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश का एक राजा था कनिष्क। कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना का सिक्का चलाया गया। क्या करेंगे हम लोग यहां पे? शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का आप नोट कर लेंगे। शुद्ध सोने का सिक्का, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर। आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया? सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया? तो आपका आंसर होगा कुषाण काल। देख रहे हैं ना। और अगर कुषाण काल ऑप्शन में नहीं दिया, मौर्योत्तर दिया, तो टिक लगाएंगे मौर्योत्तर काल। जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग इसको टिक करेंगे। और अगर राजा का नाम दे दिया तो राजा का नाम में क्या करेंगे? कनिष्क का नाम डालेंगे। कनिष्क द्वारा सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, शुद्ध शब्द को हटा दें, प्योर शब्द को हटा दें, तो किस काल में आ जाएगा? गुप्त काल में आ जाएगा।
तो यही बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या किया हम लोग? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सिक्का के बाद एक तो पुरातात्विक स्रोत में सिक्का हम लोग देख लिए। अब सेकेंड में बात करने वाले हैं अस्थि। अस्थि का मतलब होता है बोन। बोन मतलब होता है हड्डी। यानी कि जब खुदाई करेंगे तो कई सारी सामग्रियां मिलेंगी, राइट। उन सामग्रियों का टाइम भी हम लोग निकालते हैं, कैसे देखेंगे? अस्थि का मतलब हुआ बोन। क्लियर। अब सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक काल हो या मौर्य काल हो, कई ऐसे नर कंकाल मिले हैं, आदमी का डेड बॉडी मिला है, जानवर का डेड बॉडी मिला है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया है कि उस काल में लोग इस जानवर से परिचित थे, इस जानवर के बारे में जानते थे। जैसे एक गुजरात में एक जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात, गुजरात का आप एक नक्शा देख लीजिए। यहां पर सी दिस मैप, भारत में देखिए यह जो साइट दिखा रहा है यहां पर, यह गुजरात है, राइट। और गुजरात में एक जगह यहां इस स्थल का खुदाई करवाया गया और इस जगह का नाम है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरकोतड़ा देखिए जगह है ना, यह कहां है? गुजरात में है। तो गुजरात के सुरकोतड़ा नामक स्थान का जब खुदाई करवाया गया, एक्सकावेशन करवाया गया, तो यहां से घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है। घोड़ा का अस्थि पंजर, अस्थि मतलब क्या होता है? बोन। अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, बोन मिला है। कहां से? यहां देखिए ये वाला जगह जो आप देख रहे हैं, सुरकोतड़ा गुजरात का। तो गुजरात के सुरकोतड़ा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, बोन मिला है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाएगा? इससे यह अंदाजा लगाया जाएगा कि इस काल के लोग घोड़े से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा था, लोग घोड़ा पालते थे, लेकिन घोड़ा का उपयोग करना नहीं जानते थे। एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि घोड़े का प्रचलन था। अगर बैल का मिला भी है, अगर बैल का मिलेगा अस्थि, तो इससे क्या अनुमान लगाएंगे कि इस काल में बैल था। बैल था और बैल का उपयोग लोग यूज खेती करने के लिए, जमीन को जोतने के लिए करते होंगे। इसी तरीके से कई स्थलों की खुदाई करवाई गई। और खुदाई कैसे होगा? तो लंबवत होगा और क्षैतिज होगा, राइट। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक बोन है, अस्थि, और इससे हम लोग कई सारी चीजों का अंदाजा लगाते हैं और इतिहास को लिखने का काम किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो कला के रूप में प्राप्त हुई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करेंगे स्तूप। स्तूप, राइट। हम लोग अभी लेक्चर में 1 बाय 1 देख रहे हैं। उसके बाद 2 पार्ट में हम लोग 2 क्लास में देखे, प्राचीन भारत के इतिहास को 2 स्रोत में बांट लिए, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। और एक फाइनल लेक्चर हम लोग का होगा जिसमें दोनों को हम लोग एक साथ मिक्स करके स्टडी करेंगे, साहित्यिक स्रोत को और पुरातात्विक स्रोत को। और उसमें हमारा बहुत सारा पिक्चर होगा, जैसे ऋग्वेद का है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो बात किए थे हम लोग, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हन का राजतरंगिणी, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, शूद्रक का मृच्छकटिकम। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघदूत, कालिदास का मेघदूत, जहां से प्रश्न आ सकता है या आएगा, उसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से करेंगे, यहां एक तस्वीर के माध्यम से करेंगे। इसको करने के बाद तो लेट अस सी दिस स्तूप। खुदाई से एक्सकावेशन से कई स्तूप्स मिले हैं, और ये समझते हैं कि स्तूप्स है क्या और कब बना। स्तूप देखिए, सबसे पहले स्तूप जो बना यह मौर्य काल में बना और सबसे पहली बार अशोक ने बनवाया। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे,
कि सबसे पहली बार स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक, मौर्य वंश का राजा था अशोक। यह चैप्टर भी हम लोगों को पढ़ना है। मौर्य वंश का राजा अशोक था और मौर्य वंश के राजा अशोक ने सबसे पहली बार स्तूप बनवाया। उससे पहले स्तूप नहीं बनता था। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथ में यह लिखा गया है कि अशोक 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया। एक दो स्तूप नहीं बनवाया है, एक दो स्तूप नहीं बनवाया है। बौद्ध साहित्य में लिखा है, बौद्ध साहित्य का मतलब बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध लिटरेचर में लिखा है कि अशोक स्तूप कितना बनवाया है, 84,000 स्तूप बनवाया। 84,000 स्तूप बनवाया किसने, अशोक ने, राइट। तो सबसे पहली बार भी बनवाया और सबसे ज्यादा स्तूप भी बनवाया। सबसे ज्यादा स्तूप, प्रश्न ये भी पूछेगा सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाया, आंसर होगा अशोक बनवाया। पहली बार किसने बनवाया, अशोक बनवाया। कितना बनवाया, 84,000। किस ग्रंथ से पता चलता है, तो बोलेंगे बौद्ध साहित्य से, बौद्ध लिटरेचर से हम लोगों को इस बात की जानकारियां प्राप्त होती है। अब यह स्तूप होता क्या था, स्तूप एक प्रकार का गुंबद के आकार का, गोल गुंबद के आकार का एक स्थापत्य था जो ईंट से बनता था। ईंटों से बना हुआ एक अर्ध गोलाकार, पूरा गोला तो नहीं होगा, यह होता भी था, ये अर्ध गोलाकार या गोलाकार स्तूप जो ऊपर तक रहेगा, इस तरह से लेयर बाय लेयर रहता था। स्तूप कुछ इस प्रकार से बना रहता है, राइट। और कुछ स्तूप का फोटो भी दिखवाएंगे। ये जो स्तूप है, जब इसमें आपको एंट्री लेना होगा, जब आपको जाना होगा अंदर, तो एक मेन गेट होता है और इस मेन गेट को, मुख्य द्वार को तोरण कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्तूप का जो मुख्य द्वार होता था, स्तूप का जो मेन गेट होता था, इसको तोरण कहा जाता था, राइट। और यह स्तूप किसने बनवाया, पहली बार अशोक ने ही बनवाया। और यह किसका प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के मरने का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। इसीलिए महात्मा बुद्ध के मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है जी सर, ठीक है, महापरिनिर्वाण। यानी अगर पूछा कि स्तूप किसका प्रतिनिधित्व करता है, स्तूप किसको स्पष्ट करता है, किसके बारे में बताता है, तो बोलेंगे बुद्ध की मृत्यु के बारे में बताता है। बुद्ध की मृत्यु का सिंबल है, बुद्ध का मृत्यु, द डेथ ऑफ द बुद्धा। बुद्ध के मृत्यु का सिंबल है स्तूप, और यह स्तूप पहली बार अशोक ने बनवाया। स्तूप का जो मेन द्वार है, इसको तोरण कहा जाता था। ऐसा सबसे बड़ा स्तूप पूरे भारत में अगर देखेंगे, सबसे अच्छा स्तूप, तो सबसे अच्छे स्तूप आपको मिलेगा कहां, मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश में विदिशा, विदिशा में एक स्तूप है, विदिशा, ब्रैकेट में आप लिखेंगे मध्य प्रदेश एमपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्तूप मिला है, इस स्तूप का नाम है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। कई बार प्रश्न में सीधा सा पूछ लेता है सांची कहां है, सांची कहां है, तो हमारा आंसर होगा सांची मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के विदिशा में सांची का स्तूप है। और इस सांची के स्तूप को आज भी आप देख सकते हैं, सांची का स्तूप आज भी है पुरातात्विक सामग्रियों में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रूप में आज भी है। आप जा भी सकते हैं वहां पर, देख भी सकते हैं, हम लोग भी दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट, स्तूप के बाद हम लोग बात करने वाले हैं दुर्ग।
दुर्ग का मतलब क्या होता है? महल, यानी जो किला है, सिटाइडल, सिटाइडल यानी कि दुर्ग, राइट। कई महल प्राप्त हुए हैं खुदाई से, कई महल प्राप्त हुए हैं, और उस महल से हम लोगों को उस काल के लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दो महल की बात करेंगे, एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, राइट, सिंधु घाटी सभ्यता का महल पर बात करेंगे, और एक चंद्रगुप्त मौर्य के महल पर बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पर बात करेंगे, राइट। दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के महल का चर्चा करने वाले हैं, और एक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो महल बना है वो ईंट का बना होता था, और ईंट का बना हुआ 2 मंजिल वाला भवन था, राइट, 2 मंजिल वाला भवन था। इसका दोनों ईंट का बना हुआ, इसका एक मंजिल जो नीचे वाला था, इसमें लोग सामान रखते थे, व्यापार का सामान रखा जाता था, यानी कि ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और व्यापार करने के लिए जो कमोडिटी होता था, जो सामान होता था, उसको नीचे रखते थे, और जो ऊपर का तल्ला था, इसमें इनका अधिवास था, यहाँ इनका घर था, इसके ऊपर ये निवास करते थे, नीचे सामान रखते थे और ऊपर वाला में रहते थे। पकी हुई ईंट से, पकी हुई ईंटों से निर्मित ऐसा भवन जो 2 मंजिल का है, दुर्ग, सिटाइडल, यह कहां मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इसीलिए इतिहासकार यह अंदाजा लगाकर बात बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, यहाँ के लोग मॉडिफाइड थे, नगरीकृत थे, नगर में रहते थे, तो यह एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का महल, ये पूरा महल लकड़ी का बना हुआ था, जो अपने आप में एक कला का बहुत बड़ा उदाहरण है, राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे, मौर्य काल के संस्थापक भी थे, मौर्य काल का फाउंडर भी था चंद्रगुप्त मौर्य, और यह बहुत बड़ा महल बनाया था, लकड़ी का बना हुआ महल, इसका सबसे बड़ा महल था। इतना बड़ा लकड़ी का महल और कभी किसी काल में किसी राजा ने नहीं बनाया, राइट। तो आप इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और कला में, जैसे मूर्ति की बात करते हैं। अगर आप मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे? बोलेंगे सर मूर्ति देखकर, आइडल देखकर हम अंदाजा लगा पाएंगे कि यह मूर्ति किस काल का है और कितना कलाकार लोग होते होंगे, कितना बढ़िया तरीके से बनता होगा, इस चीज का अंदाजा हम लोग लगा पाएंगे। तो बिल्कुल लगाइए। मूर्ति काल देखिए, मौर्य काल में भी मूर्ति बना है, मौर्य काल में मूर्ति बना है, क्लियर। एक मूर्ति मिला है चामर ग्राहिणी का मूर्ति, ये उदाहरण पूछेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, चामर ग्राहिणी, चामर ग्राहिणी की मूर्ति। अभी भी यह जो मूर्ति है यह म्यूजियम में रखा हुआ है पटना में, चामर ग्राहिणी की मूर्ति। और यह जो मूर्ति है क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि मौर्य काल में लोग पत्थर से मूर्ति बनाते थे, और यह एक स्त्री की मूर्ति है जिसमें एक स्त्री की सुंदरता को, स्त्री की कामुकता को और उसकी सुंदरता को दिखाया गया है, उसकी ब्यूटीनेस को दिखाया गया है। ब्लैक स्टोन से, काला संगमरमर से, ब्लैक माइका से बना हुआ है। तो मूर्ति बनाने की जो कला है यह मौर्य काल से डेवलप हुआ, मौर्य काल से चला, और विकसित होते होते गुप्त काल में बहुत ज्यादा फैल गया। गुप्त काल में आकर देवी देवताओं की मूर्ति बनने लगी, यानी पहली बार गुप्त काल में देवी देवता का मूर्ति बना है। तो स्वाभाविक है कि पुरातात्विक स्रोत में एक और यहां पर जुटने वाला है मंदिर, टेम्पल, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंदिर, यानी कि पहली बार, फर्स्ट टाइम मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त काल से पहले मंदिर का निर्माण नहीं होता था,
लोग देवी देवता की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों में नहीं, अपने तरीके से जहां मिलता था अपने अपने ढंग से लोग पूजा करते थे। लेकिन गुप्त काल में आकर मंदिर बनने लगा, पहली बार मंदिर बना और मंदिरों में पूजा होने लगा। जैसे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, राइट, यूपी लिख देते हैं यहां पर, देवगढ़। यहां पहली बार एक मंदिर बना था और इस पहला मंदिर का नाम था दशावतार मंदिर। दशावतार से आपको नाम से पता चल रहा है 10 अवतारों का मंदिर, और 10 अवतार कहने का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको कि भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर पहली बार इस काल में बनाया गया था। दैट्स क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर क्वेश्चन मार्क है कि जब ये सारी पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई है, जैसे सिक्का मिला, दुर्ग मिला, लकड़ी का भवन मिला, पत्थर का घर मिला, ईंट का घर मिला, आपका स्तूप मिला, मूर्ति मिला और बहुत सारी सामग्रियां मिलेंगे, तो उन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम लोग अंदाजा लगाए और पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकालकर इतिहास को लिखना प्रारंभ किया प्रामाणिकता के साथ। लेकिन सवाल है कि डेट कैसे डाला होगा कि ए वाला इतना टाइम में आया, ओ वाला उतना टाइम में आया। अगर किसी जानवर का स्केलेटन मिला, हड्डी मिला, अस्थि मिला, तो उसका समय का निर्धारण कैसे किया गया होगा कि यह कितना पुराना है, राइट। तो उसके लिए एक है कार्बन डेटिंग पद्धति। ये सीधा सा एक प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, राइट, जिसको हम बोलते हैं C14 मेथड। सी इसके ऊपर लगा देंगे 14। यानी जब कोई वस्तु अगर पुरानी हो रही है, कोई भी वस्तु अगर पुरानी हो रही है तो उसमें कार्बन होता है, और यह कार्बन अपने लाइफ से घटकर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अर्ध आयु, इसको कहा जाता है अर्ध आयु। अर्ध मने आधा और आयु मने एज। अर्ध आयु का मतलब हो रहा है हाफ एज हो जाता है, आधे उम्र का हो जाता है, अर्ध आयु वाला हो जाता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी सामग्रियों का काल का निर्धारण कैसे होता है। आप आंसर करेंगे कार्बन डेटिंग मेथड से, कार्बन डेटिंग पद्धति से। बोले इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन होता है और समय के अनुसार कार्बन घटकर कितना हो जाता है, आधा। तो धीरे धीरे करके कार्बन रिड्यूस करते जाता है, घटता जाता है, और इसी कार्बन के मात्रा के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि यह कितना पुराना है, कितना ओल्ड है। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का शुरू टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।